Hi, I am संदीप बुगालिया, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी लेक्चरर। आज मैं आपको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट की ह्यूमन ज्योग्राफी के लेसन नंबर 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले लेसन नंबर फर्स्ट का वीडियो मोटिवेशन इजना चैनल पर उपलब्ध है, वो ज़रूर देखिए। जो सेकंड लेसन है आपका, उसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया है। जनजातियाँ वे मानव समूह जो विगत हजारों साल से किसी प्रमुख प्रदेशों में निवास करते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान और संस्कृति अन्य लोगों से भिन्न होती है तथा ये दुर्गम प्रदेशों में निवास करते हैं और आज भी ये प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं। जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि जनजातियां वास्तव में जैविक समूह ही नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं वे 6 प्रदेशों में पाई जाती है। पहला प्रदेश है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश। इस प्रदेश में एक्सिमो जनजाति, सेमोडियस जनजाति और याकूत जनजाति पाई जाती है। दूसरा है विश्वत रेखीय सघन वनों में पाई जाने वाली जनजाति। ये जनजाति भूमध्य रेखा के आसपास के भागों में पाई जाती है, जहाँ पर घने जंगल होते हैं और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो ये इनमें पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति पाई जाती है। नंबर 3 उष्ण व कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति। इसमें मुख्य रूप से एक ही जनजाति है, वह है ब्रुसमेन, जो आपके लेसन में भी है। नंबर 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मसाई और बद्दू जनजातियां निवास करती हैं, जो ज़्यादातर पशुचारण का काम करती है। नंबर 5 पे समशीतोष्ण घास के क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वो खरगीज जनजाति निवास करती है। नंबर 6 है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसमें ज़्यादातर भारतीय प्रदेश में निवास करती है। उपमहाद्वीप में नागा, भील, मीणा, संथाल और गौड़ जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। आपके इस लेसन में 4 जनजातियों का वर्णन किया गया है। एक्सिमो जनजाति, ब्रुसमेन जनजाति, भील जनजाति और गौड़ जनजाति, जिसमें भील और गौड़ जनजाति आपके भारत में होती है। एक्सिमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चे मांस खाने वाली, यानी ये कच्चे मांस का सेवन करते हैं, इसलिए इन्हें कच्चे मांस खाने वाली जनजाति कहा जाता है। एक्सिमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, विशेषकर अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करती है। ये बहुत ही सरल स्वभाव के और विकट परिस्थितियों में रहने वाले लोग होते हैं, जो -डिग्री में भी आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये मंगोल जाति से संबंधित हैं और इनका रंग पीलापन लिए भूरा होता है। बाल इनके काले होते हैं और भद्दे होते हैं। इनका चेहरा सपाट होता है, जबड़ा मजबूत होता है, दांत सफ़ेद होते हैं और ये मजबूत कटकाठी के लोग होते हैं। कद मजला होता है इनका, ये हाइट ज़्यादा नहीं होती, मध्यम कटकाठी के लोग ये पाए जाते हैं। और ये इनका निवास जो क्षेत्र है, जो पहला पॉइंट है आपका निवास क्षेत्र। एक्सिमो जनजाति अलास्का से बेरिंग सागर तक मिलती है। अलास्का से बेरिंग सागर और उसके बाद ग्रीनलैंड और इसके अलावा ये साइबेरिया के उत्तरी इलाकों में पाई जाती है। ग्रीनलैंड के ये दक्षिणी इलाकों में ये जनजाति पाई जाती है, जहाँ हमेशा जो टेम्परेचर 0 या 0 डिग्री से नीचे पाया जाता है।
और सर्द काल लंबा होता है और ग्रीष्म काल बहुत छोटा होता है। और अलास्का और इस बेरिंग सागर के आसपास के इलाकों में इन्हें एक्सिमो जनजाति के नाम से जाना जाता है। इसके डेनिविया में इन्हें लैप्स के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया में इन्हें कई नामों से जाना जाता है, सेमोडियस, याकूत, चकची और तुंग नाम से इनको जाना जाता है। ये 10,000 साल से निवास कर रहे हैं और वर्तमान में इनकी आबादी 10 लाख के आसपास है। और जब बसंतकालीन समय होता है तो ये शैवाल, कायोलाइकेन का उपयोग करते हैं और अन्य जो इनके शिकार होते हैं वे हैं भेड़, कुत्ते, ध्रुवीय भालू, लेमिंग, खरगोश आदि का ये शिकार करते हैं। इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जो अगला पॉइंट है आपका आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, तो इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वह आखेट है, क्योंकि वहाँ पे फसल वगैरह उत्पादन होता नहीं है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ बर्फ गिरती है, इसलिए यहाँ पे कृषि की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए मुख्य जो इनका व्यवसाय है वह है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। यह दो प्रकार के शिकार होते हैं अलग अलग समय पे, शीतकालीन और बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में ये दो विधियों का उपयोग करते हैं, माउपाक और इतुरपाक। माउपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। जब सर्दियों के समय बर्फ जम जाती है, शीतकालीन समय बर्फ जम जाती है, तो कहीं कहीं बर्फ में छिद्र रह जाते हैं और उन छिद्रों से मछलियां श्वास लेने जब ऊपर आती है तो ये लोग बैठे रहते हैं भाले रह के, और जैसे ही मछली कोई ऊपर आती है तो भाले से उसका शिकार करते हैं। इसीलिए वो काफी समय तक बैठे रहने की वजह से इसको प्रतीक्षा करना, माउपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। दूसरा पॉइंट है पितुरपाक। पितुरपाक है ये, इसमें ये एक्सिमो जनजाति के लोग दो छिद्र बनाते हैं। एक छिद्र में ये चारा डालते हैं, हड्डी डालते हैं, और दूसरे छिद्र में ये अपनी भाला डाल के रहते हैं। जैसे कोई मछली उस चारे की तरफ आती है तो वो चारा हिलता है और ये भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये इसी प्रकार बसंतकालीन आखेट में विधि को ये उत्तोक कहते हैं। उत्तोक, जब बसंत में बर्फ पिघलने लगती है तो मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती है, उस समय इसका ये शिकार करते हैं। इनमें संपत्ति का मुख्य जो स्रोत होता है वो रेडियल होता है। जिस प्रकार हिंदुस्तान में गाय, प्राचीन काल में गाय किसी मनुष्य के या गाय की संपत्ति हुआ करती थी, वैसे इनके संपत्ति का मुख्य या रुतबे का मुख्य आधार इनका रेडियल होता है। वस्त्र, ये वस्त्र में केरिबो की खाल का उपयोग करते हैं, जो गर्म होती है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये केरिबो की खाल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये भालू की खाल का उपयोग करते हैं, जिसे समूर कहा जाता है, और विशेषकर स्त्रियां इसको पहनती हैं। और स्त्री और पुरुष के दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं, दोनों एक प्रकार के कपड़े पहनते हैं। और इसके अलावा ये कुछ और भी वस्त्र पहनते हैं। एक जालीदार का कपड़ा होता है जो, और बाहें होती हैं, उसे तिमियाक कहा जाता है। और तिमियाक के ऊपर एक ये जो वस्त्र पहनते हैं, तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र पहना जाता है, उसे अनोहाक कहा जाता है। तो इनके दो वस्त्र हुए, तिमियाक और अनोहाक। ये सील की चमड़े से बने हुए जूते पहनते हैं, जिसे कार्मिक या मुकुलक्स कहा जाता है। कार्मिक या मुकुलक्स कहा जाता है। इस प्रकार ये वस्त्र ज़्यादातर रेडियर की खाल के या केरिबो की खाल के या भालू की खाल से बने हुए वस्त्रों को ये लोग पहनते हैं। निवास गृह, इनके जो घर बनाते हैं वो ज़्यादातर वहाँ के आसपास उपलब्ध संसाधनों से ही बनाते हैं। सर्दियों के समय जो घर बनाते हैं वो बर्फ से बना होता है और उसे इग्लू कहा जाता है। एक गुंबदनुमा आकृति होती है और उसका दरवाज़ा बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादातर उसमें रेंग के अंदर जाना पड़ता है।
इसमें पत्थर, लकड़ी और अंदर की तरफ ये व्हेल के चमड़े का उपयोग करते हैं और बीच में जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने नहीं। तो ये भूमिगत 5 से 6 फुट गहरा होता है, ऊपर ये 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसके अलावा ये एक अन्य बसंतकालीन एक अन्य घर बनाते हैं जिसे कर्मक कहा जाता है। कर्मक हड्डी और लकड़ियों की सहायता से बनाया जाता है जो जमीन के अंदर होता है, और ये सुरंगनुमा, इसका जो दरवाज़ा होता है सुरंगनुमा होता है जिसमें रेंग कर अंदर जाना होता है। इसके अलावा ये जब पशुचारण करते हैं तो ये अस्थायी टेंट भी बनाते हैं। इनके प्रमुख यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्लेज एक गाड़ी है जो बिना पहियों की होती है, जो बर्फ़ में घिस के चलती है। ये वारलस की हड्डियों से बनी होती है, वारलस की हड्डियों से बनी होती हैं, और इसे कुत्ते या रेडियर के द्वारा खींचा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इनके लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा एक भाला होता है जिसे ये हार्पून कहा जाता है। ये 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है जिससे ये शिकार करते हैं। एक छोटा भाला भी होता है जिसपे रस्सी बांध के छोटे जानवरों का, कुत्ते, बिल्ली आदियों का ये शिकार, खरगोश का शिकार करते हैं। इस एक कायक है, ये नाव का नाम है इनकी भाषा में, और ये छोटी नाव होती है जिसमें छोटे शिकार किए जाते हैं। एक बड़ी नाव होती है जो बसंतकालीन में काम ली जाती है, जो हेल मछली के शिकार के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे उर्मी याक कहा जाता है। तो इनके जो उपकरणों के नाम हैं कायक, हार्पून, स्लेज, उर्मी याक। इस समाज व संस्कृति, ये संगठित रूप से रहना पसंद करते हैं और इनकी आबादी भी कम होने की वजह से ज़्यादातर एक जगह ही निवास करते हैं। और वर्तमान में इनकी आबादी 10 लाख के आसपास है। और ये इनमें पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी पितृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है जहाँ पिता का राज चलता हो। भारत में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है जहाँ पूरे परिवार को पिता की आज्ञा माननी होती है। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा है यहाँ पे, यानी एक पुरुष कई स्त्रियों शादी कर सकता है। और यहाँ विकट परिस्थितियों में ये लोग, जब विकट परिस्थितियाँ होती हैं तो इनमें जो वृद्ध लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी होने की वजह से पूरे परिवार को खाना नहीं मिलता, इसलिए ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इनकी जो भाषा है एल्यूट है। संवाद की जो भाषा है इनकी एल्यूट है। इस प्रकार ये संगठित रूप से रहते हैं और आपसी सौहार्द बना रहता है, और इनका जीवन संघर्ष में होता है। वातावरण, अगला जो पॉइंट है आपका, वातावरण समायोजन। क्योंकि ये प्राथमिक अवस्था में है और ये प्रकृति पर निर्भर है, तो इन्हें वातावरण के साथ समायोजन बना के रहना पड़ता है, और वातावरण के अनुसार इनका जीवन यापन होता है। तो ये वातावरण के साथ समायोजन बनाए रखते हैं और आसपास की जो भी इनको मिलता है उसका ये उपयोग करते हैं। जब बसंत काल आता है तब सूर्य की रोशनी बर्फ पे पड़ती है तो उसकी चमक आंखों में नहीं जाए, इसलिए आंखों को बचाने के लिए कवच का उपयोग करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रह रहा है वो है इनके जीवन पे सील मछली का प्रभाव। सील मछली इनके जीवन के लिए एक तरह से वरदान है, या इनके जीवन ही उस पर निर्भर है। सील मछली से ये खाना, कपड़े, इसके उसकी हड्डियों से ये औजार बनाते हैं, और उसकी आंतों से धागे का काम लेते हैं, और उसकी चर्बी जलाने के उपयोग में ली जाती है, खाने के उपयोग में लेते हैं और जलाने के उपयोग में लेते हैं, जिससे उजाला प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होती है। इस प्रकार इनका जीवन पूर्ण रूप से सील मछली पर निर्भर करता है। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव।
1960 तक तो ये प्राथमिक अवस्था में रहते थे। धीरे धीरे अमेरिकन और यूरोपीय लोगों के संपर्क में आने से इनके जीवन में परिवर्तन आया है। ये अब आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं शिकार के लिए और स्लेज की जगह आजकल मोटर यानों का उपयोग करते हैं। और ये फर और समूर का उपयोग भी समूर को बेचकर पैसे का अर्जन करते हैं। और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनका जो रहन सहन खान पान सब कुछ बदल चुका है। धीरे धीरे इनकी संस्कृति विलुप्त होने जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में सिर्फ किताबों में इनकी संस्कृति रह जाए। अब ये स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं और अमेरिकन सरकार और कनाडा सरकार इनको बहुत सहायता दे रही है। इस प्रकार आपकी ये जो टॉपिक है एस्किमो जनजाति का कक्षा 12 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको ध्यान से मेरे वीडियो को सुने और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए। फिर एक बार आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड बाय।